Hi everybody, welcome to my YouTube channel S2 क्लासेस। आई होप कि आप लोग अच्छे और बहुत अच्छे स्वस्थ भी हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट जो है नाम है सेट्स, और ये बेसिकली 11th क्लास के लिए है और मस्ट इम्पोर्टेंट है। आज सेट के बारे में समझेंगे और जानेंगे, बेसिक बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे और इससे जितने भी रिलेटेड सवाल होंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे सवाल को सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेट का यूजेस है कहाँ कहाँ का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ में एक चैप्टर है आपका, और वो चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या नाम है? रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें यूज है इसका सेट का। सेकेंड की कैलकुलस, इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अ मैथमेटिक्स यूनिट कैलकुलस। कैलकुलस में भी सेट का क्या है आपका यूजेस है। सेकेंड पॉइंट की सेट का यूजेस आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में भी है, और ये सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 में ही है, इसमें भी यूज है। और मस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, मस्ट इम्पोर्टेंट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है बिना सेट का जो है ना, मेरे ख्याल से अधूरा है। तो बेसिकली जो है कि रिलेशन एंड फंक्शन और सीक्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी में यूजेस है सेट का, और बहुत ही मस्त इम्पोर्टेंट चैप्टर है सेट। अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए मैथमेटिक्स सेट भी हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा भी हो जाएगा। तो चलिए सेट का बात करते हैं। और सेट है ना, ये क्या है? बेसिकली सेट जो है एक ग्रेट मैथमेटिशियन जर्मन का हुआ, जिसका नाम था जॉर्ज कैंटर। क्या नाम था? जॉर्ज कैंटर। उसी ने इसका क्या किया था? जन्म किया था। मतलब सेट का जो सबसे पहले सेट को जो डिफाइन किया गया है। अब डिफाइन से माइंड में एक बात आया कि सही मायने में जॉर्ज कैंटर जो था ना, वो सेट को डिफाइन कर ही नहीं पाया था। सेट सिर्फ थोड़ा बहुत समझाया गया था कि ये जो है ना वेल डिफाइंड कलेक्शन कोई ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब कोई वेल डिफाइंड वस्तु है, जो कि हिंदी में अगर कहेंगे सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सिंपल सा ऐसे डिफाइन करके बोल दिया गया है, बट इसका एक्चुअल में जो है कि डिफाइंड नहीं है, ये अनडिफाइंड है और अब तक अनडिफाइंड है। तो जॉर्ज केंटर नाम करके क्या था, ग्रेट मैथमेटिशियन था जो जर्मन का था। उसी ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, सेट को क्या किया था, डिस्कवरी किया था। माना जाता है कि जॉर्ज केंटर जो था ना, एक वायलिन समझते हैं ना, गिटार वगैरह सिंगिंग में बहुत शौकीन था। आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरे बात को। तो चलिए सेट का जो डिफिनेशन है उसको थोड़ा समझेंगे, और उसका बेसिक बेसिक बात को समझेंगे और एग्जांपल्स भी समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेट का जन्मदाता कौन था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म सेट was first of all क्या first of all मार्कर भी first of all in first of all in क्या in introduced sorry introduced by किसके? ग्रेट, कहते हैं ग्रेट जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। ऐसा माना जाता है कि एनसीईआरटी में है 1858 एडी टू 1918 एडी तक ये रहा। कहने मतलब 1858 में इसका जन्म हुआ था और 1918 में इसकी मृत्यु हो गई थी। आई होप कि आप थोड़ा वो समझ गए होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सेट का टर्म जो दिया था वो एक जॉर्ज कैंटर नाम करके व्यक्ति था, जो कि बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे
और ये जर्मन के थे। आई होप इतना बात समझ गए। अब सेट बेसिकली हम क्या बात की है कि सेट जो है ना, क्या है ये, सेट एक अनडिफाइंड क्या है, एक टर्म है सेट सही मायने में। और अगर आप कहेंगे सर तो फिर सेट अगर अनडिफाइंड है तो फिर सेट का परिभाषा का वो एग्जैक्ट है नहीं एक्चुअल में। अगर आप जॉर्ज कैंटर के द्वारा जो मैथमेटिक्स लिखा गया है, जहाँ सेट का डिफिनेशन लिखा गया, अगर वहां देखेंगे तो वहाँ पे साफ ये लिखा हुआ है कि सेट इज अ अनडिफाइंड, ऐसे लिखिए, द टर्म सेट इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है, ये क्या है, अनडिफाइंड है टिल नाउ, अब तक, टिल नाउ वी कैन नॉट डिफाइन। बस इसका जो डिफिनेशन है बढ़ा चढ़ा के क्या किया गया है, अदर अदर राइटर में क्या किया गया है, डिफिनेशन लिख दिया गया है। और वो डिफिनेशन क्या है, सिंपल सा डिफिनेशन है, आप लोग समझिएगा। और इसको अभी डिटेल से भी समझेंगे हम, एग्जांपल विद एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस बात से टेंशन नहीं लेना है कि अब सेट अनडिफाइंड है, दिमाग ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं लाना है, क्योंकि इसका जो बात क्या है हायर क्लास में बहुत ही ऊपर लेवल का बात है, बट आपको जानना बेसिक बात जानना इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, तो देखिए, सेट इज अ वेल डिफाइंड सेट इज अ क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन, सेट is a well defined collection of object distinct, ठीक है। आई होप आप सब समझ गए, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट। अब ये वेल डिफाइंड क्या है और ये डिस्टिंक्ट क्या है, इसको समझेंगे बस सेट समझ में आ जाएगा। अगर इसका हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी, इसका जो हिंदी होता है, अगर हिंदी में कोई जानना चाहेंगे तो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, क्या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। आई होप आप हिंदी को समझ पा रहे हैं। और समझना क्या है, जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे एग्जाम्पल से तब तक ये क्लियर नहीं होगा। अब वेल डिफाइंड समझना है, हिंदी तो सुपरिभाषित हो गया। वेल डिफाइंड होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, सपोज दें कि अभी इन प्रेजेंट टाइम में अगर हमको 1947 मतलब 1947 से लेके अब तक का पीएम का एक सेट बनाना है, तो ऑब्वियसली है कि आप सभी एक आराम से 1947 से जितने भी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया में हुए हैं, आराम से आप उसका नाम लिख के आप बता सकते हैं कि ये है। बट आपसे ये पूछे कि बताइए आने वाला 20 साल में प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। कंफ्यूज ये हो जाइएगा कि पता नहीं कौन आएगा या कौन नहीं आएगा। तो वो जो डिफरेंशिएट हुआ ना दोनों में, एक नहीं पता एक एग्जैक्ट पता, तो वो होता है वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित, मतलब एकदम शुद्ध पता होना चाहिए, ओरिजिनलिटी पता होना चाहिए। ये नहीं कि हमको कुछ ऐसे बात बोल दिए गए हैं जिससे कि हम कंफ्यूजन क्रिएट कर ले, ऐसे बात कर दिए हैं कि पर्सन टू पर्सन वेरिएंट हो रहे हैं, मतलब मेरा तर्क कुछ और होगा, सामने वाला का तर्क कुछ और होगा। इसी तरह से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समझिए कि ये क्या है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जस्ट हमने क्या एग्जाम्पल दिया, एक प्राइम मिनिस्टर रिलेट दिया, उसी तरह से कुछ एग्जाम्पल ली के समझते हैं। आई होप कि आप लोग इतना बात समझ गए होंगे, वैसी कैसी बात। तो चलिए इसको मिटा दें। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ
कि ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर लेस 10, समझ रहे हैं क्या है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ओड नेचुरल विषम संख्या बताना है, विषम प्राकृत संख्या बताना है जो 10 से छोटा है। तो अब आसानी से कह देंगे कि 10 से छोटा जो है वो है आपका क्या है, क्या है, ऐसे लिखिए 1 2 3 4, सॉरी 2 तो नहीं होगा ना, 1 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। ये क्या है आपका ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, मतलब 10 से ये छोटा है। जब ये छोटा है तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है, इसको क्या किए हैं हम, कलेक्शन किए हैं, एक संग्रह बना के लिखे हैं, मतलब एक साथ लिखे हैं, संग्रह मतलब एक साथ होता है। तो आई होप कि आप जितने भी स्टूडेंट होंगे, जितने भी स्टूडेंट और जितने भी पब्लिक होंगे, जितने भी दुनिया में यूनिवर्स होंगे, जो भी होंगे, तो आई होप कि जब भी आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप यही चीज को लिखेंगे। कोई ऐसा नहीं आएगा कि अगर लेस बोल रहे हैं 10 ऑड नंबर तो आप लिख देंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बोला क्या है कि लेस 10 ऑड नंबर, तो सब यही लिखेंगे। बस सबका मत एक ही है ना, तो यही तो सेट है। अगर सबका मत जो है, सबका जो सेंस होगा अलग अलग हो जाएगा, कोई कहेगा ये होगा लेस, कोई कहेगा कुछ और, तो वो सेट नहीं होगा। आई होप सेट आप कुछ कुछ बात को समझ पा रहे हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए वो बात को। अगर हो रहा है तो वो सेट नहीं है, और नहीं हो रहा है तो वो सेट है। ये जैसे नेचुरल नंबर का सेट, जैसे फॉर एग्जांपल एक और लूं मैं, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल, क्या, ऑल इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का इवन ऑल कलेक्शन करना है। तो क्या करेंगे हम, आप लोगों को पता है कि क्या पता है कि जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो इवन नंबर होता है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, डॉट 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 एंड सो ऑन। बहुत सारा संख्या है नेचुरल नंबर से। अगर इवन नंबर का बात करें तो कोई ये नहीं आगे बोल सकते हैं कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये एक इवन नंबर होगा। आई होप ये दुनिया में जिससे भी पूछा जाएगा तो इवन नंबर यही होगा, बस लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट सभी का क्या होगा, एक ही डिसीजन होगा कि यही है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसको क्या कहेंगे हम, एक सेट कहेंगे। किसका सेट है, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। बट अगर कभी ऐसा एग्जांपल रहे, कैसा एग्जांपल रहे कि अगर आपसे पूछ दे कि ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, क्या पूछ दे, ऑल ब्यूटीफुल पीपल इन इंडिया, इंडिया में कितने, ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, सॉरी ऑल ब्यूटीफुल, बताइए इंडिया में है कि कितने सुंदर व्यक्ति हैं। आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये क्या, कौन सा बात हुआ। ब्यूटीफुल सुंदर तो एक आपके हिसाब से किसी दूसरे, हम अगर किसी को सुंदर बोल रहे हैं, ये सुंदर पब्लिक है, किसी के लिए वो बस सुंदर भी हो सकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन का बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब पर्सन टू पर्सन ये वेरी हो रहा है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने के बाद इसका आंसर ही चेंज हो रहा है। जब ऐसा कंडीशन हो तो ये सेट नहीं है। आई होप कि आप सेट समझ गए होंगे। तो एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना है, जितने भी विशेषताएं वाला चीज होगा ना, वो अधिकतर वो सेट होता ही नहीं है। जैसे हॉनेस्ट, ये भी सेट कभी नहीं हो सकता है। बैड, गुड, ये जितने भी एडजेक्टिव विशेषण होते हैं ना, एडजेक्टिव भी होता है शायद मेरे ख्याल से, गुड, और क्या,
बस इसी तरह से ले लीजिए, हैंडसम वगैरह जितना भी है वो सारा जो है कि एक सेट होगा ही नहीं, क्योंकि आप आपके लिए वो अच्छे हो सकते हैं, दूसरे के लिए बुरे हो सकते हैं, तो ऐसे ऐसे कलेक्शन को क्या कहेंगे, सेट कहेंगे ही नहीं। आई होप आप समझ गए सेट के बारे में, थोड़ा कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आया होगा सेट के बारे में। तो चलिए सेट के बारे में एक दो पॉइंट और समझते हैं। सेट को ना हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोटेड किया जाता है। जब भी हम कोई सेट लिखेंगे ना तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। समझिएगा, जब भी एक फर्स्ट पॉइंट है कि सेट इज अ ऑलवेज denoted by capital and English alphabet, आई होप आप समझ गए। अगर कोई सेट लिखना है, सपोज दैट जैसे कोई सेट लिखे वो है ना, जैसे राम, श्याम, मोहन, है ना, ये भी एक ऑब्जेक्ट किसी का नाम है। तो ये क्या है, एक सेट है और इसका कोई नाम सेट का दे दिए, ये कोई सेट है। तो ये जब भी कोई नाम लिखेंगे तो ये कैपिटल लेटर से लिखेंगे। आई होप आप समझ गए। जैसे कि हम कहेंगे नेचुरल नंबर का सेट लिखना है, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, ये क्या है आपका नेचुरल नंबर है ना। अब ये सेट के अंदर में जो भी लिखा गया है इसको ना एलिमेंट्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे आप, एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। या फिर इसको मेंबर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, मेंबर्स, मेंबर्स। या फिर ये तो ऑब्जेक्ट है ही बाय डेफिनेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई सेट के अंदर कोई सेट लिख रहे हैं, अगर उसमें जो भी लिखा गया है उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे या फिर मेंबर कहेंगे या ऑब्जेक्ट कहेंगे। और हिंदी में बड़ा, हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको हिंदी में अवयव बोला जाता है। क्या बोलेंगे, अवयव। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, सेट में जो है अवयव को ना हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा है, इंग्लिश अल्फाबेट में लिखेंगे। जैसे कि सपोज दैट ए कोई सेट लिए, अगर इसके अंतर्गत ए बी सी का ही ऑब्जेक्ट लेना है तो स्मॉल में लेंगे, ए बी सी डी, ये कोई सेट है। और ये क्या है, ए कैपिटल लेटर से इसका नाम रिप्रेजेंट किए हैं, बट इसका एलिमेंट को क्या किए, स्मॉल एबीसीडी से। ये भी याद रखिएगा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे और सेट का नाम देंगे तो कैपिटल लेटर से कहेंगे। आई होप अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू गाइस। अब चलिए एक बात और इसमें कर लेते हैं कि सेट को ना क्या लिखे थे, एक टर्म लिखे थे उसमें डिस्टिंक्ट नाम करके, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट अगर आप डेफिनेशन को देख पाएंगे तो डिस्टिंक्ट वर्ड था। तो डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या होता है, डिस्टिंक्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है, अगर ये कोई सेट लिख रहे हैं, ये कोई सेट लिख रहे हैं 1 2 1, इसमें क्या आया, एक जो है ना 2 बार आ गया, तो एक बार जो 2 बार आ जाएगा ना तो ये डिस्टिंक्ट नहीं होगा, सॉरी ये क्या है आपका, डिस्टिंक्ट नहीं है। कहने का मतलब वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, कहने का मतलब एक ही बार लिख सकते हैं, उसको दोबारा नहीं लिख सकते हैं। अगर एक लिखे हैं, दो लिखे हैं, तो फिर से एक नहीं आना चाहिए। अगर एक आ जाएगा, रिपीटेड आ जाएगा, तो वो एक सेट नहीं होगा, फिर वो डिस्टिंक्ट नहीं है, तो नॉन डिस्टिंक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए बात को। कभी भी हम कोई सेट लिखे। और एक चीज, सेट में ना ये डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हम सपोज दैट जैसे राम श्याम मोहन लिखे हैं ना, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले मोहन लिख दें, फिर इसके बाद श्याम लिख दें, फिर राम लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक सुपरिभाषित वेल डिफाइंड कलेक्शन है ही। बट याद रहे कि सेम चीज 2 बार नहीं लिखा जाए। ऐसा नहीं कि मोहन आया फिर से मोहन आ जाएगा, फिर तो ये सेट होगा ही नहीं, फिर ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आई होप कि आप डिस्टिंक्ट का भी मीनिंग समझ गए होंगे और सेट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी हो चुका होगा। और बार बार ये एक ब्रैकेट को देख पा रहे हैं, ये ब्रैकेट जो है ना करली ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट। जब भी हम कोई सेट को लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो एक करली ब्रैकेट के अंदर कर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी आगे और पढ़ना है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे। सेट को कितने टाइप से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म में होता है।
ठीक है। सेट को जब भी हम लिखते हैं तो एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और वो एक करली ब्रैकेट होगा, एक मिडिल ब्रैकेट भी इसको कह सकते हैं। आई होप कि आप इतना बात को समझ पा रहे हैं। सेट इज अ क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्या है, कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर इतना बात। चलिए इसको मिटाते हैं और कुछ समझते हैं। कुछ सिंबल इसमें यूज होते हैं, उसको इम्पोर्टेंट सिंबल है कुछ, इसको नोट कर लेंगे, मस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सिंबल, सिंबल्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट सिंबल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंबल ये है, ऐसा रहेगा, इसको बिलोंग्स टू बोला जाता है। क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। एक सिंबल और भी है, कुछ ऐसा होंगे और ऐसे काट देंगे, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या कहेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। एक और सिंबल है इस तरह से, दो बिंदी, ये जो है ना सच दैट है, क्या है, सच दैट, क्लियर। और एक, अरे यार ऐसे लिख देते हैं एरो देके, ठीक है। ये सब जो है ये कुछ सिंबल है, याद रखना है आप लोगों को। और कुछ ऐसे सिंबल भी हैं सिर्फ ऐसा, तो इसका भी नाम ना सच दैट ही है। आई होप आप समझ रहे हैं। और एक सिंबल ऐसा भी है, ये कोमा, ये कोमा का मीनिंग सेट में एंड होगा, क्या होगा, एंड होगा, सिंपल। और एक सिंबल है, कुछ ऐसा सिंबल, इसको बोलेंगे देयर एग्जिस्ट, क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट। और एक सिंबल है जो कि ऐसे काट देंगे, देयर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और एक वर्ड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर ऑल, फॉर ऑल, क्या कहेंगे, फॉर ऑल या फॉर एवरी, या क्या बोलेंगे, फॉर एवरी, क्लियर। तो कुछ ऐसे सिंबल हैं जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूज होने वाला है सेट में प्राय ये सब सिंबल। आई होप कि आप लोग देख पा रहे हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें स्पीड में।